हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं और एक बार फिर आप सबके डिमांड पे आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं सेमेस्टर्स के, और आपको पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपका जो इस बार एग्जाम्स होने वाले हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर्स के होने जा रहे हैं। और हमारी टीम इस सेमेस्टर एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो आपके एग्जाम्स का पैटर्न है एमसीक्यू क्वेश्चंस, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर सारे सब्जेक्ट्स का एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जैसा कि मेरा कमिटमेंट पहले था कि हम आपको हर तरह सपोर्ट करेंगे और हर सेमेस्टर में मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड भी किया। जैसे सेमेस्टर 2 पहले हम लोगों ने सेमेस्टर 1 और 2 पे आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, तो हम लोग के वीडियो स्टार्ट हो चुके हैं। बीआरएफ कम्युनिकेशन से वीडियो पढ़ने शुरू हो चुके हैं। आज मैं इस रो में आपके साथ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका पेपर है उस पेपर 1 के यूनिट्स फर्स्ट का पार्ट 1 वीडियो लेके आ रहा हूं। इस बार थोड़ा सा हम चेंजेस कर रहे हैं। वो चेंजेस क्या है थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। पहले हम एक यूनिट्स का वीडियो एक ही में लेके आते थे और वहां 100 क्वेश्चंस होते थे अराउंड। मैं वहां पे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो बहुत से कमेंट्स ऐसे आते थे कि सर आप बहुत जल्दी बताते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी कर दिया करिए। तो अगर मैं 100 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा तो मेरा वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का पहुंच जाएगा। इसीलिए पहले मैं क्या करता था कि वीडियो के टाइम पीरियड्स को कम करने के लिए मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करता था, बहुत कम करता था। इसीलिए जब बच्चों कमेंट्स आने लगे तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग छोटे कम क्वेश्चन बनाएंगे, नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ा देंगे। जहां एक यूनिट्स में एक वीडियो बनता था वहां हम एक यूनिट में 2 वीडियो बना देंगे, 3 वीडियो बना देंगे। लेकिन हम लोग अब सारे पेपर्स के जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, जिससे जो आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स बिल्कुल ना हो। तो इसी रो में मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट यूनिट्स 1 का पार्ट ए लेके आ रहा हूं। यूनिट्स 1 में 2 पार्ट आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। मैंने यहां पे 50 क्वेश्चंस दिए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक बार देखिए, सारी चीजें हम लोग के सामने हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग सीबीसीएस जो आपका चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम है, पेपर 1 का यूनिट्स 1 पार्ट ए हमारे सामने है। जो आपका सिलेबस है ना, वो इस सिलेबस में यूनिट्स 1 में जो आपका पोर्शन है वहां कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग, डेफिनेशंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से उसका डिफरेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग मेथड्स। साथ में इसमें एक सेगमेंट है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। तो जो यूनिट्स 1 को मैंने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो मैं इसमें ले रहा हूं, और जो पार्ट बी यूनिट 1 पार्ट बी जो बनाऊंगा वो स्पेशली मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर होगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं यहाँ पे, और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज एज अ ब्रांच ऑफ। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो किसका ब्रांच माना जाता है? आपको बता दूं, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक ब्रांच माना जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ओरिजिन बहुत पहले हुई 1494 में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले सारे कंसर्न में एप्लीकेबल था, चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, चाहे प्रोडक्शन हाउसेस हो, हर जगह अकाउंटिंग का एक ही ब्रांच एप्लीकेबल था, वो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन एज पर नीड्स बहुत से ऐसे इंफॉर्मेशन थे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, एक प्रोड्यूसर्स को, एक मैन्युफैक्चरर्स को। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जो वहां पे प्रोडक्शन होते हैं, वहां पे ऐसे बहुत सी इंफॉर्मेशन हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग से नहीं मिलते थे, तो वहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं मिलते थे, वहां कॉस्ट अकाउंटिंग की ओरिजिन हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो आपका 1939 टू 1945 के बीच में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसका रिजल्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की ओरिजिन हुई। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक ब्रांच मानते हैं, और ये भी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही क्या है, बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन, ये जो ब्रांच है वो किसका ब्रांच है, किस अकाउंटिंग का ब्रांच है? ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ब्रांच है। यानी हम लोग का फर्स्ट आंसर क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ब्रांच है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकेंड क्वेश्चन पे आइए।
कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन एसेंशियल टूल्स ऑफ, कॉस्ट अकाउंटिंग किसको असिस्ट करता है? ये टूल्स किसके लिए है? मैनेजमेंट के लिए है। मैनेजमेंट, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग करने के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन हमको मिलते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं, और मैनेजमेंट उसी कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्लानिंग करता है, पॉलिसी फॉर्म करता है, डिसीजंस मेकिंग करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एसेंशियल टूल्स किसके लिए है, इसकी बात हो रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो एसेंशियल टूल्स है वो मैनेजमेंट के लिए है, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा? मैनेजमेंट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू रिकॉर्ड, समराइजेस एंड रिपोर्ट्स। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग जो सिस्टम है वह जो यूज करता है रिकॉर्ड, समराइज, रिपोर्ट किसके लिए करता है? इनकम इंफॉर्मेशन को समराइज करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समराइज करता है, कॉस्ट इंफॉर्मेशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग यही है, अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग जो प्रोडक्ट के कॉस्ट को रिकॉर्ड करता हो वही कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसको समराइज करता है? कॉस्ट के इंफॉर्मेशंस को सप्लाई करता है। एक प्रोड्यूसर जब अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है, उस प्रोडक्ट्स को बना के उसको बाजार में बेचना है, उस प्रोडक्ट्स को कितने में बेचेगा इसके लिए पहले उसको उसकी कॉस्ट डिटरमाइन करनी पड़ेगी, और जो कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं हम, फिर उस कॉस्ट को रिकॉर्ड भी करते हैं, और वही क्या है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। यहां भी डिफरेंट नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको फॉलो करके हम लोग करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशंस को समराइज करता है वो कॉस्ट की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है आपके। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? टू डिटरमाइन कॉस्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे, कॉस्ट अकाउंटिंग के सेंटर पे दो चीजें आती हैं। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट कंट्रोल, और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। तो अगर मैं आऊं यहां पे तो ये तो है ही, ठीक है, आई मीन सेंस ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। इससे पूछा है ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है? कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ये भी है, डिटरमाइन सेलिंग प्राइस ये भी है, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स है। कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कहीं भी हम फाइनेंशियल पोजीशंस का पता नहीं लगाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन 5, कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, अमेरिकन। मैं बता चुका हूं पहले, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ब्रांच है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी किसके ऊपर बेस्ड होगा? डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? डबल एंट्री सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अ साइंस, बोथ। आपको पता है इसका आंसर, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, कुछ भी पढ़ लीजिए आप, इकोनॉमिक्स, सबका जो नेचर है ना, बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो यहां पर भी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी, चूंकि यहां भी प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जहां प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो साइंस होगा। आर्ट्स कैसे? आप एक सिस्टमेटिकली वर्क कर रहे हैं, आप प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, तो क्या हो गया? आर्ट्स हो गया। यानी यहां पे आपका दोनों आर्ट्स भी है और साइंस भी है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, when the ICWAI Act was passed in India? कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे कि आप जानते हो कि आप नाम सुने हो जो कॉमर्स फील्ड में प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, CA, CS, और उसी में एक कोर्स है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हमारे यहां इसके लिए बॉडी बनाए गए हैं। CA के लिए ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, CS के लिए ICS, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। उसी तरह कॉस्ट अकाउंटेंट को डिग्री दे करके, उसको ट्रेंड करके इंडस्ट्रीज में उनके लिए नॉर्म्स बनाया गया है, कैसे कैसे वो काम करेंगे। जैसे CA के लिए एक नॉर्म्स है, उसी तरह कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए भी एक इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसको हम कहते हैं ICWA एक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क्स अकाउंट्स। ये एक्ट 1959 में पास किया गया। इसको पार्लियामेंट में एक कानून बना के पास किया गया, और ये बॉडी
आपको ऑथोराइज करेगी, आपको डिग्री देगी, आपका नॉलेज चेक करेगी, आपका एग्जामिनेशन लेगी और आपको डिग्री देगी कि हाँ आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कॉस्ट अकाउंटिंग काम कर सकते हैं। जैसे सीए के लिए सीए इंस्टीट्यूट आपको ऑथोराइज करता है उस तरह 1959 में इसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क्स, यानी जो आईसीडब्ल्यू स्टैब्लिश हुआ इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। कहां पे है? कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्टिंग सिस्टम इज सुटेबल, जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो कहां सुटेबल होता है? फॉर ट्रेडिंग बिजनेस, फॉर मैन्युफैक्चरिंग। बताया हुआ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग जहां हम बना के बेचते हैं वहां सुटेबल है, जहां हम खरीद के बेचते हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस है। खरीदना बेचना ट्रेडिंग बिजनेस है, बना के बेचना मैन्युफैक्चरिंग है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहां के लिए सुटेबल है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, जहां हम कुछ बनाएंगे बेचेंगे, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो आप कह सकते हो प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे आप कह सकते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज का फॉर्म हो, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का फॉर्म हो, प्रोडक्शन हाउसेज हो, कहीं भी हमारे लिए सुटेबल कॉस्ट अकाउंटिंग वही होगा जहां हम बना के उसको बेचेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ascertainment of cost with the help of actual expenses incurred is termed as, जब जो खर्चे इनकॉर्ड हो चुके हैं, जो खर्चे प्रोडक्शन में आ चुके हैं, जो एक्चुअली हैं, उनको जब रिकॉर्ड्स किया जाता है तो उसको हम टर्म्स करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। किस नाम से टर्म्स करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट से टर्म्स करते हैं। जो कॉस्ट हिस्ट्री बन गए हैं, जो एक्चुअली बुक्स में जो एक्चुअली इनकॉर्ड हो चुके हैं, जो हो चुके, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन ऑयल इंडस्ट्रीज। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस वाले वीडियोस में, थोड़ा सा मैं इसके लिए आपको वर्क कर दूं पहले ही। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जितने प्रोडक्ट्स आप देखते हो, जब सवेरे आपकी आंख खुलती है, जब रात को आपकी आंख बंद होती है, तो आपके सामने हजारों प्रोडक्ट्स गुजरते हैं, खाने वाले, पहनने वाले, यूज करने वाले, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स फील्ड्स के हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आप कह सकते हो कि ड्रेसेस हो, चाहे कुछ भी फूड हो, कुछ भी, ये सारी चीजें बन के ही तो आती हैं। तो क्या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स किसी भी यूज के हों, क्या सबकी कॉस्टिंग करने का एक ही मेथड होगा? नो, प्रोडक्ट्स वाइज या इंडस्ट्रीज वाइज मेथड ऑफ कॉस्टिंग अलग अलग होता है। आप अगर ब्रिक्स इंडस्ट्रीज पे ईंटें बन रहे हैं तो वहां कॉस्टिंग अलग तरीके से होगी, और एक शुगर फैक्ट्री में गन्ने से चीनी बन रहा है तो वहां कॉस्टिंग अलग तरीके से होगी। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग बना रहा है वहां कॉस्टिंग अलग तरीके से होगी। एक फर्नीचर शॉप पे सोफा सेट बन रहा है तो वहां कॉस्टिंग अलग तरीके से होगी। तो एक चीज रिमाइंड करिएगा, किसी सारे प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग एक तरीके से नहीं होती है। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये अराउंड 10 मेथड्स हैं, जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, क्वांटिटी कॉस्टिंग मेथड, यूनिट कॉस्टिंग मेथड, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड, बैच कॉस्टिंग मेथड, जॉब कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, डिफरेंट कॉस्टिंग्स के मेथड्स हैं, और ये फिक्स है कि हम इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इसी मेथड से करेंगे। तो इसमें बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहां पे मैं आपको जब क्वेश्चंस आएगा तो बताऊंगा कि ये मेथड्स कहां एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन हम लोग का क्या है, एक बार चेक कर लीजिए आप। Which method of costing is used in oil industries? Oil industries एक मेथड है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? जब एक प्रोडक्ट्स एक ही फैक्ट्री में रेडी होने के पहले डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है, यानी प्रोडक्ट्स बिफोर रेडी, प्रोडक्ट पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, वी यूज प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड्स टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट्स। अगर कोई प्रोडक्ट्स एक ही फैक्ट्री में डिफरेंट स्टेजेस से बन के तैयार हो रहा है तो उसके लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं। सपोज गन्ने से चीनी बनना है, क्या आपने एक तरफ गन्ना लगाया और चीनी सेकंड साइड मिलना शुरू हो गया? नो, गन्ने से चीनी के लिए शुगर फैक्ट्री में डिफरेंट स्टेजेस हैं। उसी तरह हमारे यहां ऑयल रिफाइनरी, हम लोग क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, अरेबियन कंट्री से, रसिया से, और उस क्रूड ऑयल को हम चेंज करते हैं पेट्रोल, डीजल, इन सब में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑयल रिफाइनरी जो होती है वो प्रोसेसिंग के थ्रू पेट्रोल और डीजल बनाती है। ठीक है, तो ऑयल रिफाइनरी के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग? प्रोसेस कॉस्टिंग। अब 6 यही जान जाइए आप, कोई भी प्रोडक्ट एक ही फैक्ट्री में जब डिफरेंट स्टेजेस से बन के तैयार हो, ए बना के बी को देगा, बी काम करेगा,
बी बना के सी को देगा, सी काम करेगा, सी फाइनली प्रोडक्ट्स को बना के तैयार कर देगा, प्रोडक्ट्स बिक जाएगा। तो अगर कोई प्रोडक्ट्स एक ही फैक्ट्री में डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू बन के तैयार हो तो हम वहां प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड्स को यूज में लाते हैं। तो यह है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। सीख गए आप? इसी तरह अगले मेथड्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज इन हॉस्पिटल? अब यही जानिएगा, हम बिजनेस दो चीजों को करते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं, सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। आज हमारे नेशनल इनकम में, हमारे जीडीपी में सबसे बड़ा शेयर जानते हैं किसका है? सर्विस इंडस्ट्रीज का है। ये इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है, बहुत तेजी से ये बढ़ रही है। अब लोग प्रोडक्ट्स बेचना नहीं चाह रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री में सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। आप सुबह से शाम तक में बहुत सी सर्विसेज अवेल करते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज अवेल करते हैं, आप इंटरनेट सर्विसेज अवेल करते हैं, आप होटल में जाते हैं तो वहां सर्विस लेते हैं, आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहां सर्विस लेते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां सर्विस देते हैं, आप एक रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहां सर्विस देते हैं। ठीक है, अगर आप बस से गोरखपुर टू दिल्ली जा रहे हैं तो बस की सर्विस दे रहे हैं, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन। ये दीज आर सर्विस इंडस्ट्रीज। और सर्विसेज की कॉस्टिंग के लिए एक ही मेथड आता है, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। यानी किसी भी सर्विस की बात करिए, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछे कि ये सर्विस की कॉस्टिंग कैसे होगी, तो सर्विस की कॉस्टिंग की एक ही मेथड कॉस्ट अकाउंटिंग में है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। पढ़िए, हॉस्पिटल सर्विस इंडस्ट्रीज है। यहां हम एक क्या काम करता है, हॉस्पिटल जो पेशेंट्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वहां डॉक्टर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वहां पे लेबोरेटरी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वहां सर्जरी की सर्विस प्रोवाइड होती है, वहां हम सर्विस अवेल करने जाते हैं। हम हॉस्पिटल खरीदते नहीं है, हम कुछ दिन के लिए जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, डिजीज जो हमारी बीमारी होती है, उसके लिए हम जाते हैं। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड्स। इसी तरह डिफरेंट मेथड्स होंगे। 13 नंबर है हमारा, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज इन ट्रांसपोर्ट भी सर्विस इंडस्ट्रीज है। यहां भी आंसर क्या होगा आपका? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड होगा। आइए नेक्स्ट 14 पे आते हैं। डैश डैश कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। डायरेक्ट कॉस्ट विच डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। जब कॉस्ट को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बांटते हैं तो वह खर्चा जो प्रोडक्ट से सीधे रिलेटेड होता है, जो प्रोडक्ट सीधे किया जाता है वो डायरेक्ट कॉस्ट, और वह खर्चा जो प्रोडक्ट से इनडायरेक्ट रिलेटेड होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसका एडवर्टीजमेंट का खर्चा इनडायरेक्ट है, बट इसको बनाने में मटेरियल डायरेक्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर जो होगा यहां पे, ठीक है, हमारा डायरेक्ट आंसर इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, द कॉस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स इज असर्टेड। अब सुनिए, यहां भी एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग आ गया। किसी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आपको वेरियस टूल्स बनाने पड़ेंगे और तब सारे टूल्स को जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाएंगे। बाइक, मोबाइल, टीवी, कार में एक प्रोडक्ट्स नहीं है, बहुत से हैं। जब आप कई प्रोडक्ट्स को मिला के जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां हम लोग मल्टीपल कॉस्टिंग का यूज करते हैं। क्या पूछा है? ग्रुप की बात कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स इज असर्टेन। वेट, ये ग्रुप की, सॉरी मैं यहां पे थोड़ा सा मल्टीपल समझ गया। ग्रुप का मतलब क्या है? बैचेस बनते हैं, बैचेस। आप कहीं मेडिसिन खरीदिएगा, मेडिसिन के पीछे लिखा होता है बैच नंबर। खाने का सामान खरीदिएगा, बिस्कुट, हल्दीराम के बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं, वहां बैच नंबर। ये ग्रुप की बात कर रहा था। ग्रुप जो होता है वो बैच कॉस्टिंग होता है। बैच कॉस्टिंग किसके लिए यूज होता है? बैच कॉस्टिंग मेडिसिन के लिए, स्वीट्स के लिए, जितने पैक्ड फूड आते हैं ना, वहां बैच नंबर लिखा होता है। ग्रुप के लिए हम क्या यूज करेंगे? आपका बैच कॉस्टिंग यूज करेंगे। आइए 16, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर शुगर इंडस्ट्रीज। नहीं, सर्विस इंडस्ट्री, राइट। यानी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहां के लिए होता है? अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था, सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन। जो हमारे प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं ना, उस प्रोडक्ट्स को बनाने से लेके कंज्यूमर के हाथ में पहुंचाने तक बहुत से खर्चे होते हैं और उनको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। इन टोटल कॉस्ट को हम डिफरेंट वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या तरीका? एक तरीका नहीं, बहुत से तरीका है। 3 वेज, 4 वेज, सेवरल वेज। यानी कॉस्ट क्लासिफिकेशन के डिफरेंट वेज हैं, एक नहीं है, बहुत से तरीके। 18, कॉस्टिंग रेफर्स टू द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग मींस
टेक्निक्स और मेथड्स विच वी यूज टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड कॉस्टिंग। किसी प्रोडक्ट्स के कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिंग कहते हैं। तो क्या होगा इसमें, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या होगा इसमें, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। 19, कॉस्ट अकाउंटिंग इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिमेरिट्स था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कमियां थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिमेरिट्स के नाते कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलप किया गया। आंसर होगा लिमिटेशन ऑफ, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यहां पे, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट 20, द कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड इवन व्हेन अ बिजनेस यूनिट्स क्लोज, यानी वह लागत जो बिजनेस बंद करने के बाद भी होती हो। अगर कोई बिजनेस शट डाउन हो गया तो आप क्या सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म, नहीं, जब तक वहां सेटलमेंट ना हो जाए तब तक खर्चे आएंगे। सेटलमेंट मतलब असेट्स ना बिक जाए, लायबिलिटीज का पेमेंट ना हो जाए, तब तक खर्चे आएंगे। और बिजनेस बंद होने के बाद भी जो खर्चे आते हैं उनको हम लोग शट डाउन कॉस्ट कहते हैं। देखिए नाम यहां दिया हुआ है, शट डाउन कॉस्ट। ये देखिए शट डाउन कॉस्ट हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 21, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। यानी चार्जेबल एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी, चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये है हमारा आंसर। ओके, 22, मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन जॉब ऑर्डर इंडस्ट्रीज इज नोन एज, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, हाँ, जॉब ऑर्डर क्या होगा सुन लीजिए। जहां आप प्रोडक्ट्स के लिए जाते हैं और अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, जब आप ऑर्डर देके प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वहां कॉस्टिंग का जॉब कॉस्टिंग मेथड होता है। जैसे कि आपको एक सोफा सेट चाहिए, आप एक फर्नीचर शॉप पे गए और आपको वहां रखे हुए सोफा सेट में कोई सोफा सेट पसंद नहीं आया, लेकिन किसी का बैक पसंद आ रहा है, किसी का सिटिंग पसंद आ रहा है, किसी का हैंड सब पसंद आ रहा है आपको। आपने कहा भाई इसका बैक ले लो, इसका सिटिंग ले लो और इसका हत्था ले लो और एक सोहरा दो। जब आप ऑर्डर देकर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना तो वहां हम जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं। यानी यहां हमारे पास आंसर क्या होगा, जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज होगा। ठीक है, 23, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूज, साइकिल कई पार्ट्स को मिला के बनाया जाता है और मैं आपको बताऊं पीछे, कई पार्ट्स को मिला के जब प्रोडक्ट बनता है उसकी कॉस्टिंग मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड से किया जाता है और यहां हमारा आंसर है मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड्स, ये। ओके, 24, द यूनिट्स ऑफ आउटपुट इन रिलेशन टू विच कॉस्ट इनकर्ड बाय कॉस्ट सेंटर इज नोन एज, देखिए दो टर्मिनोलॉजी है, कॉस्ट यूनिट्स और कॉस्ट सेंटर। समझिएगा, हर प्रोडक्ट्स की एक यूनिट होती है, हर प्रोडक्ट्स की। आप चावल खरीदने जाते हैं, प्रोड्यूसर चावल को क्विंटल से बेचता है, रिटेल में केजी से बिकता है, तो हम प्रोड्यूसर्स की बात करें क्विंटल्स। आप ईटा खरीदते हैं पर 1000 का रेट होता है, आप आटा खरीदते हैं पर क्विंटल होता है, चावल पर क्विंटल होता है, चीनी पर क्विंटल होता है। आप सिनेमा देखने जाते हैं पर मैन शो का चार्ज होता है, होटल में जाते हैं पर मैन पर रूम डे का काउंट होता है। तो हर चीज की यूनिट होती है एक, तो कोई भी जब कॉस्टिंग की जाती है तो हर चीज का एक यूनिट होता है, पर केजी, पर क्विंटल, पर ग्राम। दूसरा, कॉस्ट सेंटर क्या है, कॉस्ट सेंटर्स का यूज हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कहां कहां इनकर्ड हो रही है, वो पॉइंट जहां जहां कॉस्ट आते हैं वो कॉस्ट सेंटर्स हो गए। वो मैन पे आ सकते हैं, लेबर पे, वो मशीन पे आ सकते हैं, वो प्लेस पे आ सकते हैं। फैक्ट्री रेंट वो भी एक कॉस्ट सेंटर है, मशीनरी का जो मशीन को देख रहा सुपरवाइजर वहां भी कॉस्ट सेंटर है। जहां जहां हमारे कॉस्ट इनकर्ड होते हैं वो कॉस्ट सेंटर होते हैं। तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट्स के ऊपर बेस्ड होता है, उसी से होता है। ये जो कॉस्ट सेंटर्स की बात कर रहा है इसके लिए हमारे सुटेबल पोजीशन क्या होगी, कॉस्ट यूनिट्स होगी हमारी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स 25, कार मैन्युफैक्चरिंग आप जानते हैं मल्टीपल है, कार के लिए हमको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने होंगे और तब सबको जोड़ के हम कार बनाएंगे। यहां पे हम मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड्स यूज करेंगे। दिस इज द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट नोन एज, डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल प्राइम कॉस्ट कहलाता है। थोड़ा सा बताऊं आपको प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होता है, आपने पढ़ा होगा। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दीजिए तो कौन सा कॉस्ट आएगा, प्राइम कॉस्ट। और यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, संक कॉस्ट क्या होता है। संक कॉस्ट
रिलेवेंट फॉर डिसीजंस मेकिंग, नो नॉट रिलेवेंट, ये हमारा आंसर होगा ये ठीक है। नेक्स्ट 28, फिक्स कॉस्ट आर सच कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट मींस कॉस्ट विच कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वह कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हर लेवल पे सेम रहता है, प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो सेम रहेगा, प्रोडक्शन ना हो तब भी आएगा। जैसे मैं कहूं कि मेरा कोचिंग सेंटर है, कुछ दिन क्लासेस बंद रहती हैं, तब भी मुझे यहां का रेंट देना है, इंप्लॉय की सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम बिल देना है, तो वह खर्चे जो ऑलवेज होंगे, प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा हो, फिक्स कॉस्ट होगा। पर ये क्या आंसर है? वेरी विथ वेरिएशन इन प्रोडक्शन, नो, डू नॉट वेरी विथ वेरिएशन इन, यही है, प्रोडक्शन के घटने बढ़ने से वेरी ना हो, सेम रहे, वो कॉस्ट कौन सी है? फिक्स कॉस्ट होता है। अब वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के वेरी होने से बढ़ जाए, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट्स इंक्रीजेस, फिक्स कॉस्ट जानते हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट्स कब घटेगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट्स बढ़ेगा जब प्रोडक्शन कम होगा। पर यूनिट की बात हो रही है, तो क्या पूछा है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट्स इंक्रीजेस, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कब इंक्रीज करेगा? जब प्रोडक्शन कम होगा। पढ़िए, व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीजेस, यही है हमारा आंसर। अच्छा, व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम, अब देखिए यहां आप ये सोच रहे होंगे, अभी सर ने बताया कि प्रोडक्शन बढ़ने से घटने से फिक्स कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही, ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पूछा है। आप जब इसको ग्राफिकली इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे तो फिक्स कॉस्ट ये होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट ये। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स में ये थ्योरी पढ़े होंगे कि प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। उस केस में फिक्स कॉस्ट क्या होता जाएगा? नीचे की ओर आता जाएगा, ऐसे आता जाएगा। समझ रहे हैं आप? और इसको बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो यहां पे ये कह रहा है कि प्रोडक्शन यूनिट से फिक्स कॉस्ट नहीं, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा कब? जब प्रोडक्शन कम होगा। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट घटेगा कब? जब प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीजेस। आई नेक्स्ट पे आते हैं 30, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? रेंट एंड टैक्स फिक्स होता है, डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय फिक्स होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा मटेरियल आएगा, कम बनाएंगे तो मैं इस पेन का 1000 क्वांटिटी बनाऊंगा और 5000 क्वांटिटी बनाऊंगा, तो क्या पेन 1000 क्वांटिटी और 5000 क्वांटिटी मटेरियल सेम होगा? नहीं, 5000 क्वांटिटी में ज्यादा मटेरियल लगेगा और 1000 क्वांटिटी में कम लगेगा। यानी यहां हमारा आंसर क्या होगा कि यहां पे मटेरियल कॉस्ट पूछा है, कौन सा इसमें वेरिएबल कॉस्ट है। नेक्स्ट 31, वेरिएबल कॉस्ट आर सच कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट विच वेरी एज प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ जाए, प्रोडक्शन घटने से घट जाए, जैसे मटेरियल, लेबर। आइए देखिए, वेरी विथ वेरिएशन इन प्रोडक्शन, पहला ही है हमारा, ये देखिए, जो प्रोडक्शन के वेरी करने से क्या हो जाए? वेरी कर जाए। नेक्स्ट 32, प्राइम कॉस्ट मींस, बता चुका हूं पहले, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस प्राइम कॉस्ट मींस डायरेक्ट कॉस्ट। पढ़िए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट, सब मिला जुला के, यानी यहां हमारा आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट 33, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। आगे इस पे डिटेल में बात करेंगे जब मैं ओवरहेड्स वाले चैप्टर्स में आऊंगा। फिलहाल जानिए, प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट? कौन सा फिक्स कॉस्ट है? मटेरियल वेरिएबल है, लेबर वेरिएबल है, चार्जेबल एक्सपेंसेस भी वेरिएबल है, सैलरी ऑफ स्टाफ, यहां स्टाफ कर लीजिएगा, सैलरी ऑफ स्टाफ, ये हमारा आंसर होगा। फिक्स है, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी फिक्स, हाँ सैलरी इंक्रीमेंट होता है लेकिन यूनिट्स प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं होता है, इसलिए ये फिक्स है। आई 35, all the variable expenses are direct expenses, indirect expenses, partly direct, all ये क्या होता है? डायरेक्ट होता है ये, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जनरली फिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट 36, इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू
वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये हो गया हमारा आंसर। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, मींस मटेरियल बढ़ेगा, लेबर बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, बट वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज होने से प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज कब होगा, जब प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा। 37, विच एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट इज कॉमन इन प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तो आप जान गए, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट, एंड व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट आती है वह कन्वर्जन कॉस्ट है। बट मटेरियल छोड़ के, तो मटेरियल छोड़ के क्या बचा, लेबर। तो कौन सा कॉस्ट है जो कॉमन है, जो प्राइम कॉस्ट में भी आता है, कन्वर्जन कॉस्ट में भी आता है, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट वह कॉस्ट है जो दोनों में आता है, कन्वर्जन कॉस्ट में भी और लेबर प्राइम कॉस्ट में भी आता है। 38, रिलेवेंट कॉस्ट इज फ्यूचर कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट को हम फ्यूचर कॉस्ट भी कहते हैं। यह आंसर होगा हमारा। 39, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इररिलेवेंट सम कॉस्ट। ऊपर एक क्वेश्चन आया था, सम कॉस्ट को इररिलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। 40, कॉस्ट सेंटर ही बता चुका हूं पहले ही आपको, कॉस्ट सेंटर जहां हमारी कॉस्ट यूनिट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट जगहों पे होती है, मैन पे, प्लेस पे, ठीक है, ऐसे पढ़िए। एन अमाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू एन एक्टिविटीज, अ सेंटर वेयर कॉस्ट इज क्लासिफाइड। नहीं, अ प्रोडक्शन और सर्विसेज लोकेशन फंक्शन एक्टिविटी ऑफ इक्विपमेंट हुज कॉस्ट में बी एट्रीब्यूटेड टू कॉस्ट। कॉस्ट देखिए, जब भी कॉस्ट सेंटर की बात आएगी तो कॉस्ट यूनिट्स आएगा, और कॉस्ट सेंटर मैन पे, प्लेस पे, ऐसे। तो ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। 41, मल्टीपल कॉस्टिंग इज फॉलोड इन। मल्टीपल कॉस्टिंग जहां कई प्रोडक्ट्स को मिला के बनाते हैं। बिस्कुट नो, स्टील नो, ब्रिक्स नो, साइकिल। साइकिल इंडस्ट्रीज में, साइकिल में बहुत से पार्ट्स होते हैं और साइकिल में कई पार्ट्स को जोड़ के तब साइकिल तैयार होता है, वहां मल्टीपल कॉस्टिंग होगी। 42, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एंड ऑफिस आर एग्जांपल ऑफ। जो फैक्ट्री और ऑफिस में रेंट रेट और इंश्योरेंस होते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स हैं। ये प्रोडक्शन से इनका कोई रिलेशन नहीं है। फैक्ट्री और ऑफिस में जो रेंट रेट और इंश्योरेंस होता है, ये प्रोडक्शन से वैरी नहीं करता है। ये क्या होता है आपका, ये फिक्स होता है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉल किया जाता है। 43, कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, फंक्शन, बिहेवियर। कॉस्ट को डिफरेंट वेज में क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट बेसिस, फंक्शन बेसिस, बिहेवियर बेसिस, नॉर्मलिटी बेसिस, कंट्रोलेबिलिटी बेसिस, डिफरेंट बेसिस पे। यहां हमारा आंसर ये ऑल हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहां पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 44, लॉस बाय फायर इज एग्जांपल ऑफ। बहुत सी चीजें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स करके आए हैं, उनमें से कुछ चीजें पीएल में रिकॉर्ड नहीं होती, अरे सॉरी, कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती है। नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस, ये जो लॉस बाय फायर है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में एबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है। ये क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है और ये कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 45, कॉस्ट सेंटर में भी लोकेशन, पर्सन, आइटम बता चुका हूं। कॉस्ट सेंटर जहां जहां कॉस्ट इनकर्ड होती है, कॉस्ट यूनिट वाइज, यानी कि एनी, इनमें से कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ द एबव। 46, पीरियड कॉस्ट। व्हाट इज पीरियड कॉस्ट, वह कॉस्ट जो टाइम के अकॉर्डिंग पे किया जाए, मंथली रेंट, ठीक है, मंथली सैलरी, टैक्सेस, जो कॉस्ट हम टाइम के अकॉर्डिंग पे करते हैं वो पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट है वो क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट है। क्या पूछा है, पीरियड कॉस्ट रिलेटेड टू स्पेसिफिक पीरियड। पहला ही हमारा आंसर है, जो किसी पीरियड के अकॉर्डिंग हम रेंट मंथली देते हैं, सैलरी मंथली देते हैं, टैक्सेस एक टाइम पे देते हैं, तो वो सब पीरियड कॉस्ट का एग्जांपल हो जाएगा। 47, विच मेथड इज यूज्ड फॉर द इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन, आप 10 लोग अपने घर का डिजाइनिंग अलग अलग तरीके से कराते हैं, तो जहां हम अपने हिसाब से काम कराते हैं, अपना ऑर्डर दे काम कराते हैं, वहां जॉब कॉस्टिंग आता है। कौन सा कॉस्टिंग आता है, जॉब कॉस्टिंग आता है। और ये देखिए बी आंसर है मेरे सामने, जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट 40, आई यूज टू इंटीरियर हो चुका। 48, प्रोडक्ट कॉस्ट आर, बता चुका हूं पहले ही आपको इसके बारे में। प्रोडक्ट कॉस्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट,
पीरियड कॉस्ट बताया तो वहां बताया था पीरियड कॉस्ट जो टाइम के अकॉर्डिंग पे किया जाए, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट से जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं वो यहां आएंगे, और वो क्या कहलाएगा आपका डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा। 49 डिफरेंशियल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट को क्या होता है जान लीजिए आप। जब आप किसी प्रोडक्ट्स को चुनने जाते हैं तो आप एक प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करते हैं, आप 2-3 प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं और उन्हीं 2-3 में से एक को आप ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन कॉस्टिंग आप तीनों की निकालते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास ऑप्शंस होंगे कि ए बी सी, इन्हीं में से एक प्रोडक्ट्स को चुनना है, सबकी कॉस्टिंग करेंगे आप। तो सबकी कॉस्ट में जो अंतर आएगा ना प्रोडक्ट्स ए बी का सी से, जो डिफरेंस आएगा प्रोडक्ट कॉस्ट का वो कहलाता है डिफरेंशियल कॉस्ट, उसी को हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। 50 लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज यूज बाय, पता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए यूज होगा, पावर हाउस होगा, हॉस्पिटल्स होगा, ट्रांसपोर्ट, यानी सब जगहों पे यूज होगा। ये है हमारा टॉपिक्स, ये 50 क्वेश्चंस है हमारा, क्वेश्चंस यही ओवर। इस बार जो आपके कंप्लेन थे, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाए, लेकिन एक तरफ कुछ बच्चे इस थ्योरी को फॉलोज करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि सर प्लीज क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं इस बार प्लान कर लिया हूं कि कम क्वेश्चंस होंगे, वीडियो नंबर ज्यादा हो जाएंगे, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, ठीक है। और एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, तो हम लोग हर वीडियोस में एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। काफी मेहनत है इस पे, आपका एक प्रोत्साहन, हम लोग का इंकरेजमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक्स करते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए क्या कमियां हैं। जैसे आपके कमेंट के चलते ही मैं आज वीडियोस को लंबा खींचा, कम क्वेश्चन लेके आया, तो ये कमेंट्स ही मुझे सिखाते हैं कि मुझे क्या चेंज करना है अपने वीडियोस में। तो आपके कमेंट्स का मैं वेलकम करता हूं, कमेंट्स अच्छे हो खराब हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने उसमें चेंज लाते हैं। और अब आपको तो पता ही है कि मैं अकेला नहीं हूं, पूरी टीम मेरे साथ है, और आपको बहुत सी चीजें मिलने वाली हैं। कॉमर्स स्ट्रीम्स में बहुत कुछ प्रोवाइड्स करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा आपको कॉमर्स एजुकेशन में हमारे इस चैनल का, संजय ट्यूटोरियल्स का। आपका एप्रिसिएशन रिक्वायर्ड है, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने नहीं अपने सारे दोस्तों को व्हाट्सएप के थ्रू इस वीडियो का लिंक भेजिए, उनको भी इस सारे सब्जेक्ट्स का क्वेश्चंस मिले जिससे कि एग्जाम्स में वो अच्छा कर पाए। फिर हम लोग रेगुलर आपके साथ वीडियोस में जुड़ते जाएंगे। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक थैंक्स।